प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक चल रहा था विजयनगर संस्कृति और विजयनगर संस्कृति के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में आपको संस्कृति के दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की थी। पहली चीज हमने बताई थी विजयनगर कालीन समाज के बारे में, ठीक है, और दूसरी चीज हमने बताई थी विजयनगर कालीन धर्म के बारे में। लेकिन अभी संस्कृति के और बिंदु हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है, क्योंकि संस्कृति अगर देखा जाए समाज, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला से मिल करके बनती है। तो इसलिए अब हम आगे जो लास्ट वीडियो हुआ उसके आगे संस्कृति का ही जो हिस्सा है, पार्ट है, उसको आप आज हम बताएंगे, चर्चा उसी पे करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज हम सबसे पहले विजयनगर कालीन शिक्षा और साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, विजयनगर काल में अगर देखा जाए तो शिक्षा साहित्य का भी विकास हुआ और तो शिक्षा साहित्य का भी विकास हुआ। इस काल में अगर देखा जाए तो इस काल में कोई नियमित विद्यालय नहीं थे। पहली चीज क्या है कि नियमित विद्यालयों का अभाव, नियमित विद्यालयों का क्या था? अभाव था, ठीक है। ये जैसे आजकल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, इस तरह की कोई शिक्षण संस्थाओं का विकास इस काल में नहीं हुआ था। तो एक तो ये चीज बताएंगे। दूसरी चीज, फिर इस काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? अगर ये संस्थाएं नहीं थीं तो आप देखेंगे कि इस काल में जो शिक्षा दी जाती थी तो इस काल में बहुत सारे मठ होते थे जहाँ बड़े बड़े विद्वान आचार्य, साधु संत रहा करते थे, ठीक है। और ये मठ शिक्षा के केंद्र बन जाते थे, क्योंकि मठ में अनेक विषयों के विद्वान या संत साधु रह रहे हैं और वो विद्यार्थियों को एक आचार्य के रूप में विद्यार्थियों को मठ में बुलाते थे, उनको शिक्षा देते थे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मठ क्या है? साधु संतों आचार्यों का निवास स्थान है, ऋषियों का निवास स्थान है। और यही साधु संतों ऋषियों का निवास स्थान शिक्षा के केंद्र के रूप में, जैसे प्राचीन काल में आप देखेंगे कि गुरु आश्रम में गुरु शिक्षा देता था, तो गुरु आश्रम ही शिक्षा के केंद्र होते थे। अब क्या है? अब आश्रम की जगह मठ बनाए गए और मठ में अनेक साधु संत रहते थे, एक नहीं बड़ी संख्या में, अलग अलग विषयों के सब ज्ञाता थे, ठीक। तो ये मठ जो है शिक्षा के केंद्र बने और यहाँ अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। धर्मशास्त्र, साहित्य, व्याकरण, राजनीति, इन सब की शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती थी। फिर मठ के साथ साथ अगर देखा जाए तो मंदिर, अब विजयनगर काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों में भी अगर देखा जाए तो विद्वान आचार्य रहते थे, तमाम संत रहते थे और ये मंदिर भी शिक्षा के केंद्र बने, ठीक है। तो मंदिरों में भी विद्यार्थी आते थे और यहाँ के जो भी आचार्य होंगे वो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो इस काल में मठ और मंदिर शिक्षा के केंद्र बने, यहीं विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। अब मठ मंदिर का खर्च कैसे पूरा होता था? तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के द्वारा, यानी जो भी शासक होगा तो राज्य के द्वारा, राजाओं के द्वारा इन मठ मंदिरों को मुख्यतः भूमि अनुदान दिया जाता था। नकद धन भी दिया जाता था, भूमि अनुदान मुख्य रूप से दिया जाता था। और इन भूमि से जो राजस्व मिलता था उस राजस्व से ही मठ और मंदिर का खर्च चलता था। अब प्रश्न आता है कि राज्य किस तरह से शिक्षा के विकास में योगदान दिया? तो सीधी सी बात यहाँ आप लिखेंगे कि राज्य जो है मठ मंदिरों को भूमि अनुदान दे करके शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित किया।
इन बिंदुओं को आपको इस तरह से विश्लेषित करना है। तो ये हमने इस काल में शिक्षा के बारे में बताया। और कमी यही हमने पहले बताया कि इस काल में नियमित विद्यालयों का अभाव रहा है, ये शिक्षा के क्षेत्र में कमी रही। लेकिन राज्य के द्वारा शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित किस रूप में किया गया? मठ मंदिरों को भूमि अनुदान दे करके किया गया। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम में आगे हम ये शिक्षा के बारे में बताए, साहित्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि विजयनगर काल में साहित्य का विकास। अब साहित्य के बारे में अगर देखें तो इस काल में, ये काल अगर देखा जाए तो साहित्यिक उन्नति का युग रहा है। विजयनगर के शासक स्वयं विद्वान होते थे, विद्वानों के बड़े संरक्षक होते थे, और इसलिए साहित्यिक उन्नति हुई, साहित्य का विकास हुआ। अब इस काल में अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा के साथ साथ आप देखेंगे कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषा में भी साहित्य रचे गए। लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत और तेलुगु भाषा की बाहुल्यता है साहित्य में, यही भाषा में ज़्यादा साहित्य रचे गए। तो संस्कृत तेलुगु भाषा में विशेष रूप से साहित्य रचे गए, लेकिन कुछ तमिल और कन्नड़ में भी साहित्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इस काल में अगर हम संस्कृत भाषा में देखें तो संस्कृत भाषा आप देखेंगे कि उच्च वर्ग की भाषा थी, उच्च वर्ग के लोग संस्कृत का अध्ययन करते थे। अब संस्कृत भाषा में इस काल में अनेक ग्रंथ रचे जा गए। तो संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ। अब इस काल में अगर देखा जाए तो हरिहर बुक्का के समय में संस्कृत भाषा की उन्नत होती है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि माधव विद्यारण्य और इनके छोटे भाई आचार्य सायण संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए और इन्हें राज्य का संरक्षण मिला। बुक्का प्रथम ने आप देखेंगे कि वैदिक परंपराओं को स्थापित करने में रुचि ली थी। तो माधव विद्यारण्य और सायण ने अनेक संस्कृत भाषा के ग्रंथों की रचना की। आप देखेंगे कि इन्होंने अनेक स्मृतियों पर भाष्य लिखे। याज्ञवल्क्य की स्मृति, पाराशर स्मृति में टीका लिखा, टीका को ही भाष्य कहा जाता है। फिर कुछ अन्य स्वतंत्र ग्रंथ भी रचे गए। आचार्य सायण ने वेदों पर टीका लिखी, वेदों पर भाष्य लिखा। और तो ये बुक्का प्रथम के समय में वैदिक संस्कृति का व्यापक विकास हुआ। हमने कल बताया था कि बुक्का प्रथम ने जो है वैदिक संस्कृति को संरक्षण दे करके वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये उपाधि धारण की थी। ठीक, तो संस्कृत भाषा के विकास पर बल दिया गया, संरक्षण मिला। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो बुक्का प्रथम की जो पुत्र वधू थी गंगा देवी, ये बुक्का प्रथम की पुत्र वधू है, ये भी संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी और इन्होंने संस्कृत में ही संस्कृत ग्रंथ मधुरा विजयम की रचना की। मधुरा विजयम, इसमें गंगा देवी के पति कंपन द्वारा मधुरा विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इस युग में एक शासक कृष्णदेव राय हुए। ये विजयनगर के सबसे महान शासक हुए, सबसे विद्वान, सबसे महान शासक कृष्णदेव राय। संस्कृत का प्रकांड विद्वान था कृष्णदेव राय और इसने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की। जाम्बवती कल्याणम, ये संस्कृत में इन्होंने लिखा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा में अनेक साहित्य रचे गए, संस्कृत भाषा की उन्नति हुई इस काल में। अब इनके अतिरिक्त अगर देखा, संस्कृत के अतिरिक्त अगर आप देखें
तो इस काल में तेलुगु भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। यह तेलुगु भाषा का महान युग कहा जाता है, विजयनगर काल। इस काल में तेलुगु भाषा का अत्यधिक विकास, ठीक है। तो तेलुगु भाषा में बहुत सारे साहित्य रचे गए, तेलुगु भाषा की बहुत उन्नत हुई। अब देखिए, विजयनगर के शासक देवराय प्रथम हुए, इसके बाद देवराय द्वितीय हुए। अब इन दोनों के दरबार में एक तेलुगु के प्रसिद्ध विद्वान श्रीनाथ रहते थे। श्रीनाथ तेलुगु के महान विद्वान। इनके समय को तो तेलुगु साहित्य के इतिहास में आप देखेंगे श्रीनाथ युग कहा जाता है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक युगों में बटा है, हाँ, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, फिर उसी तरह युग में अगर देखा जाए तो ये भारतेंदु युग है, हाँ, ये द्विवेदी युग है। ये सब इस तरह से तेलुगु भाषा का साहित्य देखें तो उनमें एक युग आता है श्रीनाथ युग। तो ये इस युग के तेलुगु भाषा के महान विद्वान थे और इन्होंने आप देखेंगे कि हरिविलासम नामक ग्रंथ की रचना की। हरिविलासम ये इनका ग्रंथ है। तो इस तरह से यहाँ से तेलुगु भाषा की उन्नति विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर आगे कृष्णदेवराय स्वयं तेलुगु भाषा का महान विद्वान था, ठीक है, कृष्णदेव राय। चलिए, अब कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु भाषा की अत्यधिक उन्नत होती है। इसके दरबार में प्रसिद्ध यानी तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध 8 विद्वान हुए, 8 विद्वान। और इन 8 विद्वानों को सम्मिलित रूप से अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अष्टदिग्गज। प्री में नाम बताया, वो आप याद रखिए, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत तथ्यात्मक हो जाएगा। तो तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध 8 विद्वान किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। और इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। इन 8 विद्वानों में आप देखेंगे कि अल्लसानी पेद्दन महत्वपूर्ण विद्वान थे। और कृष्णदेव राय ने इन्हें आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी। आंध्र कविता पितामह की ये उपाधि दी थी। तो आंध्र कविता पितामह की उपाधि कृष्णदेव राय ने किसे दिया था? अल्लसानी पेद्दन को। और इन्होंने आप देखेंगे कि स्वरोचित संभव नामक ग्रंथ की रचना की। स्वरोचित संभव। और फिर अन्य अनेक विद्वान भी इसके दरबार में रहे, अनेक ग्रंथों की रचना की। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णदेव राय स्वयं तेलुगु भाषा का महान विद्वान था और यहाँ से तेलुगु साहित्य में एक बड़ा परिवर्तन आता है। कृष्णदेव राय के समय से ये परिवर्तन जरूर लिखें आप, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। तो कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु भाषा में रचे गए साहित्य में एक बड़ा परिवर्तन क्या है कि कृष्णदेव राय से पहले ज्यादातर जो तेलुगु भाषा में ग्रंथ लिखे गए वो एक तरह से संस्कृत भाषा के ग्रंथों का अनुवाद होता था, ठीक है। किसी महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ का तेलुगु भाषा में अनुवाद कर दिया गया, थोड़ा सा अपने दक्षिण के अनुरूप उसे ले लिया गया, ठीक है। तो लेकिन कृष्णदेव राय के समय से तेलुगु भाषा में एक स्वतंत्र लेखन की शुरुआत हुई। मतलब अब हम किसी संस्कृत ग्रंथ या अन्य ग्रंथों का अनुवाद के रूप में ग्रंथ नहीं रचेंगे, बल्कि हम किसी स्वतंत्र विषय पर ग्रंथ लिखेंगे जो किसी का अनुवाद नहीं होगा। हाँ, तो ये स्वतंत्र तेलुगु भाषा में स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र विषय पर लेखन शुरू होता है। और ऐसी पहली रचना जो स्वतंत्र रूप से लिखी गई, जो किसी का अनुवाद नहीं, वो कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्त माल्यदा नामक महाकाव्य है। आमुक्त माल्यदा, ठीक है।
आमुक्त माल्यदा जो है ये कृष्णदेव राय इसके लेखक हैं, और ये कौन है, ये महाकाव्य है। आमुक्त माल्यदा जो है ये तेलुगु भाषा का महाकाव्य है, और ये तेलुगु भाषा में लिखा गया पहला स्वतंत्र रूप से लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, ये किसी संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद नहीं। अब आमुक्त माल्यदा में कृष्णदेव राय ने क्या लिखा है, तो इसमें कृष्णदेव राय ने अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों की व्याख्या की है। तो इसमें कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा नामक तेलुगु ग्रंथ में, महाकाव्य है, इसमें कृष्णदेव राय ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों का क्या किया है, उल्लेख किया है। तो ये तेलुगु भाषा में महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए। और फिर आप देखेंगे कि संस्कृत और तेलुगु भाषा में तो महत्वपूर्ण ग्रंथ इस काल के उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ये दोनों भाषा में बड़े महत्वपूर्ण। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि तमिल और कन्नड़ में भी साहित्य रचे गए। तमिल एवं कन्नड़ भाषा में भी साहित्य रचे गए। ठीक है, और कन्नड़ भाषा के विकास में कर्नाटक के जो जैनी लोग थे, जैनियों का योगदान, इसका जिक्र करेंगे कि कन्नड़ भाषा के विकास में कर्नाटक में रहने वाले जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। कर्नाटक जैनियों का केंद्र बिंदु था, वहाँ की भाषा भी कन्नड़, और इसलिए आप देखेंगे यहाँ कन्नड़ भाषा में अनेक जैन ग्रंथों की रचना हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विजयनगर के शासक शिक्षा साहित्य के विकास में मुख्य योगदान दिया। ये सांस्कृतिक अभिरुचि वाले शासक थे। तो ये हमने आज आपको शिक्षा साहित्य के बारे में चर्चा की। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम विजयनगर कालीन स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे कि विजयनगर काल की स्थापत्य कला का स्वरूप क्या था। तो देखिए, विजयनगर के शासक न केवल साम्राज्य निर्माता एवं कुशल प्रशासक थे, बल्कि वो शिक्षा साहित्य और कला के महान संरक्षक थे। तो विजयनगर के शासकों को अगर देखा जाए तो एक महान निर्माता, कला के पुजारी, इस तरह से इनको बताया जा सकता कि महान निर्माता थे, कला के क्या थे, पुजारी थे ये। ठीक है, कला को संरक्षण दिया। और फिर आप देखेंगे कि इस काल में जब नए नए नगर बसे, राजधानियां बनाई गई, तो सुंदर सुंदर राजधानियों में नगर, सुंदर सुंदर इमारतें बनाई गई। इस काल में आप देखेंगे कि राजमहल, राज दरबार, सभा भवन, राज सिंहासन मंच, हस्तशाला, ये सब महत्वपूर्ण इमारतें इस रूप में बनाई गई। और फिर मंदिर। तो विजयनगर के शासकों ने निर्माण कार्य में बहुत रुचि दर्शाई, और इन शासकों ने राजमहल, राज दरबार, सभा भवन, राज सिंहासन मंच, हस्तशाला और मंदिरों का निर्माण कराया। अब देखेंगे कि विजयनगर बहुत ही सुंदर नगर था। फारस के राजदूत के रूप में विजयनगर आए अब्दुल रज्जाक, ये फारसी राजदूत था। अब्दुल रज्जाक फारस के राजदूत के रूप में विजयनगर आया था, और जब इसने विजयनगर को देखा तो विजयनगर की रचना देख करके बिल्कुल हतप्रभ हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और इसने लिखा है कि विजयनगर जैसा नगर न तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, न कानों से सुना है। मतलब इतना सुंदर नगर है। और फिर बाद में जितने
विदेशी यात्री आए, सबने विजयनगर की सुंदरता का, कितना सुसज्जित नगर था, सबने इसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो ये तथ्य दर्शाता है कि विजयनगर बहुत सुंदर बसाया गया था, सुंदर सुंदर महल थे, मंदिर थे, हैं। पूरा नगर अगर देखा जाए तो पूरा नगर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। विजयनगर पूरा नगर रक्षा प्राचीर से, ऊंची दीवारों से, और उन दीवारों के ऊपर अगर देखा जाए तो सुंदर सुंदर मीनारें बनाई गई थी, जिससे ये रक्षा प्राचीर भी बहुत सुंदर, फिर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे द्वार बनाए जाते थे। उसके अंदर, नगर के अंदर राजमहल, राज दरबार, सभा भवन, राज सिंहासन, हाथियों के रहने के लिए विशाल भवन, मंदिर, ये सब होते थे। तो बहुत सुंदर निर्माण विजयनगर का किया गया था। अब इन सारी इमारतों में अगर देखा जाए, जितना भी स्थापत्य कला है, उनके अंतर्गत ये सारी चीजें बनाई गई, बहुत सुंदर बनाई गई। लेकिन इनमें विजयनगर कालीन स्थापत्य में मंदिरों का विशेष महत्व है। तो किनका विशेष महत्व है? मंदिरों का। स्थापत्य में मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर, ठीक है। तो विजयनगर कालीन स्थापत्य में मंदिरों का विशेष महत्व है। इस काल में बड़ी संख्या में मंदिर बनाए गए, क्योंकि आप देखेंगे कि विजयनगर मध्यकालीन भारत का पहला हिंदू राज्य था, और विजयनगर के शासक सब ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, कुछ शैव धर्म के अनुयायी, कुछ वैष्णव धर्म के अनुयायी, और इस कारण से आप देखेंगे कि इस काल में मंदिरों का विशेष रूप से निर्माण होता है। अब विजयनगर के प्रारंभिक जो शासक थे, यानी संगम युग के शासक थे, तो संगम वंश के शासक क्या थे? शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म, और इसलिए इन्होंने भगवान शिव के मंदिरों के निर्माण में विशेष रुचि दर्शाई। और फिर आप देखेंगे कि इन्होंने हम्पी, जो विजयनगर का ही प्रतिनिधित्व करता है, मध्यकाल का विजयनगर आज जो हम्पी है वही है, यहाँ विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया, बहुत कलापूर्ण और सुंदर मंदिर। बाद में कृष्णदेवराय ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो ये एक मंदिर। फिर आप देखेंगे कि तुलु वंश का शासक, तुलु वंश का शासक कृष्णदेवराय महान कला प्रेमी शासक हुआ। इसके समय में कला का व्यापक विकास हुआ, ठीक है, कृष्णदेवराय के समय में। और कृष्णदेवराय ने हम्पी में, यानी उस काल का विजयनगर हम्पी, ठीक है, तो कृष्णदेवराय ने हम्पी में अनेक मंदिर बनवाए। उन मंदिरों में अगर देखा जाए तो यहाँ का जो है विट्ठल स्वामी मंदिर, बहुत उत्कृष्ट मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी का, ये विजयनगर कालीन कला का चरमोत्कर्ष यहाँ दिखाई पड़ेगा। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ? हम्पी में। किसने बनवाया? कृष्णदेवराय ने। और ये विजयनगर कालीन कला का चरमोत्कर्ष प्रकट करता है। सबसे सुंदर, सबसे उत्कृष्ट, विशाल मंदिर है। इसी तरह हम्पी में आप देखेंगे हजार राम मंदिर का निर्माण कराया कृष्णदेवराय ने, हजार राम मंदिर, ठीक है। तो हजार राम मंदिर को ही हजारा मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? हजारा मंदिर, ठीक है। ये तो ये हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर, हजार राम मंदिर, और इनमें विट्ठल स्वामी मंदिर बहुत उत्कृष्ट है। इस मंदिर के स्तंभ बहुत कलापूर्ण है। आप देखेंगे कि कमल की जो कली है, तो कमल कली से जो है निकलता हुआ स्तंभ, अधोमुख, आधा मुख जो है कमल का है, पूरा भी नहीं खिला हुआ, अधोमुख कमल कली से निकलता हुआ जो स्तंभ है वो बहुत सुंदर है।
और ऐसा मान्यता है कि इसके स्तंभों से संगीत की ध्वनि निकलती है। तो बहुत सुंदर मंदिर विट्ठल स्वामी मंदिर है, हजार राम मंदिर है। अन्य कृष्णदेवराय ने अन्य कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। इसने एक चट्टान को कटवा करके नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया, एक पहाड़ी को कटवा के ये नरसिंह मंदिर बनवाया। तो कृष्णदेवराय के समय में इस आप देखेंगे कि कला का व्यापक विकास हुआ। अब इस काल के मंदिरों की विशेषता अगर आप देखें कि इस काल के मंदिरों की क्या विशेषता रही है, देखिए इस काल के जो मंदिर होते थे वो एक विशाल प्रांगण में बनाए जाते थे। बहुत मान लीजिए ये विशाल प्रांगण है, ये बहुत बड़ा मैदान के बीच, तो एक विशाल प्रांगण में के मध्य में ये मंदिर बनाया गया है, ठीक है। और ये बहुत सुंदर मंदिर मुख्य देवता का बनाया जाता था। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो जो मुख्य मंदिर होता था तो उसके उत्तर पश्चिम में अगर आप देखें तो ये मुख्य मंदिर बनाया गया। इसके उत्तर पश्चिम में ये एक मंदिर होता था और इस मंदिर को क्या कहा जाता था? अम्मन मंदिर, अम्मन मंदिर। तो उसी मंदिर प्रांगण में आप देखेंगे कि एक अम्मन मंदिर होगा, जो एक मुख्य मंदिर होगा, उसके उत्तर पश्चिम में एक अम्मन मंदिर बनाया जाएगा। यह अम्मन मंदिर कौन होता था? जो मुख्य मंदिर में देवता होते थे उस देवता की पत्नी के लिए ये बनाया जाता था अम्मन मंदिर। मान लिया भगवान शिव का मंदिर है तो शिव की पत्नी पार्वती का मंदिर होगा। अगर ये भगवान विष्णु का मंदिर है तो लक्ष्मी जी का, कृष्ण जी का मंदिर है तो राधा जी या रुक्मणी का मंदिर। इस तरह से पत्नी के रूप या अम्मन मंदिर मुख्य मंदिर के देवता की पत्नी के लिए बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य तमाम मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे अनुष्ठान करने के लिए ये भवन बनाए जाते थे। ऐसे अंदर तमाम भवन होंगे जहां अनेक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होता था, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त इसी मंदिर प्रांगण में एक और विशाल संरचना होती थी ये, और इस संरचना को क्या कहा जाता था? कल्याण मंडप। ये केवल विजयनगर के मंदिरों में ही कल्याण मंडप मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कल्याण मंडप होता था और ये स्तंभों पर आधारित होता था। ये स्तंभ है, स्तंभों पर आधारित। ये इसके बीच में एक यज्ञ वेदी होती थी। तो ये बहुत सुंदर इमारत कल्याण मंडप, मंदिर नहीं बल्कि कल्याण मंडप इसको बोलते थे। मैंने मंदिर लिखा तो मंडप, कल्याण मंडप ये है। तो ये कल्याण मंडप बनाया जाता था। अब ये स्तंभों पर आधारित एक तरह से बिना दीवार के खुली इमारत होती थी। इसका उपयोग किस कार्य के लिए होता था? इसमें जो देवता है, जिस देवता का मंदिर है, इस स्थान पर इस इमारत में देवता का प्रतीकात्मक रूप से, देवता का प्रतीकात्मक रूप में विवाह समारोह का आयोजन किया जाता था। ये तो विवाह समारोह उस देवता के जिसका मंदिर है उस मंदिर के देवता के विवाह समारोह का आयोजन कल्याण मंडप में किया जाता था। अब इन मंदिरों में अलंकरण भी बहुत होता था। मंदिरों के स्तंभों पर, दीवारों पर बहुत सुंदर अलंकरण किए जाते थे। देवी देवताओं की आकृतियां बनाई जाती थी, पशुओं की आकृतियां बनाई जाती थी, बड़ी जटिल आकृतियां बनाई जाती थी। जैसे पिछले पैर के बल खड़ा होकर क्रुद्ध घोड़े का चित्रण, गुस्साइल घोड़े का चित्रण, इस तरह से। तो अलंकरण की दृष्टि से भी ये मंदिर बहुत सुंदर होते थे, ठीक है। तो ये हमने आपको विजयनगर कालीन कला के बारे में बताया कि ये कला है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अब
विजयनगर की संस्कृति के बिंदु जो है पूर्ण हो जाते हैं। और उन बिंदुओं के अंतर्गत अगर आप देखें तो हमने जो चीज़ें बताई, पहले विजयनगर समाज के बारे में बताया, फिर धर्म के बारे में बताया, फिर शिक्षा साहित्य के बारे में बता दिया, और शिक्षा साहित्य के बाद कला के बारे में। हाँ, तो निष्कर्ष रूप में आप बता सकते हैं कि विजयनगर के शासक न केवल साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक थे, बल्कि इन्होंने समाज, धर्म, शिक्षा, साहित्य और कला में गहरी रुचि प्रदर्शित की और विजयनगर में एक संस्कृति का इन्होंने विकास किया, ठीक है, जो आज भी मतलब बहुत अनुकरणीय है। तो ये हमने आपको विजयनगर पर एक मतलब पूरा संस्कृति पर प्रश्न व्याख्या की। अब विजयनगर पे जो प्रश्न बनते हैं, तो एक तो प्रश्न सीधा सीधा आता है कि विजयनगर कालीन संस्कृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो संक्षिप्त वर्णन में पॉइंट तो सभी रहेंगे, ठीक है। अब इसमें आप समाज के बारे में भी संक्षिप्त रूप में बताएं, धर्म के बारे में भी, शिक्षा साहित्य के बारे में भी, ठीक है, और कला के बारे में, लेकिन शब्द सीमाओं के अंतर्गत ध्यान रखते हुए इनको थोड़ा संक्षेप करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये प्रश्न आपका बनेगा। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो एक प्रश्न आएगा कि विजयनगर कालीन समाज एवं धर्म विजयनगर कालीन, इसको यहां से ले लिया, विजयनगर कालीन समाज एवं धर्म के स्वरूप का वर्णन कीजिए। धर्म के स्वरूप, स्वरूप, स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो इसमें फिर आप केवल समाज का पैराग्राफ और धर्म का एक भूमिका लिख देंगे और भूमिका के बाद समाज एवं धर्म का वर्णन कर देंगे। फिर प्रश्न आ गया विजयनगर कालीन, विजयनगर कालीन स्थापत्य कला, स्थापत्य कला की विशेषताओं का, कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इस पे भी आता है, तो यहां सिर्फ आपको स्थापत्य कला पर एक भूमिका लिखेंगे विजयनगर काल के, फिर स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपके अभ्यास के लिए हमने प्रश्न दिया। इन प्रश्नों को आप अभ्यास करके लिखिए और मुख्यतः इनको 150 शब्द से 200 शब्दों के बीच में, जैसे विजयनगर कालीन संस्कृति का संक्षिप्त वर्णन आप 250 शब्द में लिखें। ये विजयनगर धर्म स्वरूप इसे 200 शब्द में और इसे 150 शब्द में लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये विजयनगर कालीन संस्कृति का टॉपिक आज पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मुगल कालीन संस्कृति की चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।